नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही शॉकिंग टॉपिक पर। पिछले 2 दिनों में जो न्यूज़ आ रही है नेपाल से, वो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है बल्कि एक कंप्लीट पॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो पूरे साउथ एशिया को हिला देने वाला है। 19 लोग मर जाते हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग को जला दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना पड़ता है और ये सारी चीज़ें होती हैं सिर्फ 5 दिनों के अंदर। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक नेपाल की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है इंडिया की ऑलमोस्ट सारे नेबर्स की। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स, पाकिस्तान, और सबका एक सेम पैटर्न रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब पूरे साउथ एशिया में आग लग रही है तो इंडिया इतना स्टेबल क्यों है? क्या है वो सीक्रेट फॉर्मूला इंडिया के पास? और नेपाल क्राइसिस का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो आज हम इस टॉपिक पर ए से लेकर जेड तक बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप रेगुलर पॉलिटिकल एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेपाल क्राइसिस से। 8 सितंबर 2025 इस डेट को हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। दोस्तों, सब कुछ स्टार्ट हुआ एक सोशल मीडिया बैन से। बट वेट, सोशल मीडिया बैन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंडिया में भी होता रहता है। लेकिन नेपाल में ये कंप्लीट डिजास्टर कैसे बन गया? 4 सितंबर को नेपाल गवर्नमेंट ने लगभग 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटॉक और भी बहुत सारे। और इसके पीछे का रीज़न क्या दिया गया? गवर्नमेंट वहाँ की बोलती है कि इन प्लेटफॉर्म्स ने रजिस्टर नहीं किया गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ, जिसके लिए उन्हें कुछ दिन का टाइम दिया गया था। और जब इन प्लेटफॉर्म्स ने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ इसको रजिस्टर नहीं किया तो बाद में उन्हें बैन कर दिया गया। बट हियर्स द कैच, नेपाल में लगभग 90% पॉपुलेशन ऐसी है जो सोशल मीडिया को यूज़ करती है, इंटरनेट यूज़ करते हैं, और स्पेशली यंग जनरेशन जिनके लिए सोशल मीडिया कोई एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी है। और इसके बैन होने के बाद उन्होंने सोचा इनफ इज़ इनफ, और वो रोड पे उतर आए, सड़कों पे उतर आए। और सितंबर 8 को ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं काठमांडू से। पर शाम होते तक ये कंप्लीट वॉर जोन बन गया। 19 लोग मारे जाते हैं, 300 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं, पार्लियामेंट को जला दिया जाता है, एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाता है, पीएम के हाउस को अटैक किया जाता है और बाद में आर्मी डिप्लॉय करी जाती है। पर क्या आपको लगता है ये सारी चीज़ें सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन के कारण हुई होगी? क्या लोग इतने पागल हो जाएंगे सोशल मीडिया बैन के कारण? नहीं, ये अंडरलाइंग फ्रस्ट्रेशन था जो अब लोगों का निकल के आ रहा है। नेपाल के कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम्स ये थे। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, लगभग 12% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि बहुत होता है। वहाँ के करप्शन से वहाँ का ब्रेन ड्रेन होना, लगभग 7,41,000 लोग पिछले कुछ सालों में नेपाल छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं और इनमें से मोस्टली यंग पीपल थे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, 17 साल में लगभग 13 गवर्नमेंट चेंज होना, इसका मतलब है कि लगभग हर 1-1.5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो रही है। और सबसे मेन चीज़, करप्शन। पॉलिटिशियंस के बच्चे अब्रॉड में लग्जरी लाइफ को फ्लेक्स कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट डाल रहे हैं। और जबकि नेपाल का यूथ, ये नेपाल के बच्चे, कॉमन पीपल, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसी नेपो किड सोशल मीडिया फ्लेक्स के कारण ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर नेपो किड कल्चर ट्रेंड हो रहा था और ये काफ़ी हाई रेट से ट्रेंडिंग हो रहा था। और इसके चलते नेपाल गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही बैन कर देते हैं। वो बात अलग है, नेपाल गवर्नमेंट ने रीज़न दिया कि इन प्लेटफॉर्म्स ने वहाँ की गवर्नमेंट से रजिस्टर नहीं करा था। दोस्तों, ये नेपो किड कल्चर जो ट्रेंड था, ये कैंपेन नेपाल में एक गेम चेंजर था। सोशल मीडिया पे हैशटैग चल रहे थे, नेपो किड, नेपो बेबीज़, पॉलिटिशियन नेपो बेबी नेपाल। यंग नेपालीज़ ने एक्सपोज किया कि कैसे पॉलिटिशियंस के बच्चे अब्रॉड जाके विलाज, कार्स, लग्जरी होम्स या अपनी लग्जरी लाइफ को फ्लेक्स कर रहे हैं, जबकि यहाँ की कॉमन पीपल को, बच्चों को माइग्रेट करना पड़ रहा है दूसरे कंट्रीज़ में जाकर ताकि वो अपने कुछ पैसे कमा पाएँ। एक तरफ जहाँ पॉलिटिशियन के बच्चे स्विट्ज़रलैंड में पार्टी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेपाल की कॉमन पीपल इंडिया और कतर जैसे देशों में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। इवन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे पूरे गोरखेज भरे हुए हैं। गोरखे का मतलब है नेपाली, और वो यहाँ पे छोटे मोटे काम करते हैं, किसी लोकल के खेत में वहाँ पे मजदूरी करना या किसी का घर बनाने मजदूरी करना, ऐसे काम कर रहे हैं ये। और ये जो डिजिटल एक्टिविज्म हो रहा था, इसको बैन कर दिया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया गया ताकि ऐसी चीज़ें आगे ना बढ़ सकें। और गवर्नमेंट का यही स्टेप आग में घी डालने का काम किया। पहले लोग क्या कर रहे थे? पहले लोग घर में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन जब ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बैन हो जाते हैं तो उनके पास कोई चारा नहीं बचता, वो सड़कों पर आ जाते हैं। और इसी वक्त प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, जो कि लगातार चौथी बार पीएम बने, एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, जिन्होंने इस सिचुएशन को मिसजज किया और ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया, जिसमें 19 लोग मारे गए। सितंबर 9 को केपी शर्मा ओली ने रिज़ाइन कर दिया, ये बोलते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना जरूरी है, और इस वजह से वो रिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था ऑलरेडी। पॉलिटिकल पार्टी हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, पार्लियामेंट को अटैक कर चुके थे, रीजनल स्टेबिलिटी को थ्रेटन कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस क्रिएट हो चुका था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो नेपाल में हो रहा है, क्या वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है या एक कॉमन पैटर्न है? दोस्तों, फैक्ट्स आपको शॉक कर देने वाले हैं। लास्ट 5 साल में देखो, 2021 में म्यांमार में मिलिट्री कू होता है, 2022 में पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट होती है जिसमें इमरान खान को जेल भेज दिया जाता है, और 2022 में श्रीलंका में इकोनॉमिक कोलैप्स होता है। और उसके बाद 2024 में हमने देखा क्या हुआ, कैसे रिजीम को चेंज किया गया, कितनी बर्बरता से एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एक रिलीजियस और एक अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैंपेन के रूप में बदल दिया गया। और 2025 नेपाल यूथ रिवोल्यूशन, पीएम ओली को रिज़ाइन करना पड़ा। तो ये एक कोइंसिडेंस है या एक पैटर्न है?
और मैं इसे पैटर्न क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लगभग हर क्राइसिस को एक छोटे से स्टूडेंट प्रोटेस्ट या कुछ और बहाना देकर स्टार्ट किया गया। बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं, नेपाल में स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं, श्रीलंका में फ्यूल शॉर्टेज और मेडिसिन शॉर्टेज से प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं, म्यांमार में इकोनॉमिक कोलैप्स होता है, उसके लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, और पाकिस्तान में तो हमेशा की तरह पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कोलैप्स, जिससे छोटे छोटे प्रोटेस्ट होने स्टार्ट होते हैं और जो बाद में एक बड़े प्रोटेस्ट में बदल दिया जाता है और इमरान खान को जेल भेज दिया जाता है। तो अब मेन क्वेश्चन, जब पूरा साउथ आग में जल रहा है तो इंडिया इतना स्टेबल क्यों है? तो दोस्तों, इंडिया में प्रोटेस्ट कोई नए नहीं है, हमारा डेमोक्रेसी ही प्रोटेस्ट से बना है। कुछ हिस्ट्री के एग्जांपल्स अगर उठाएं हम, 1977 जिसमें जेपी नारायण ने प्रोटेस्ट किया था, और 2011 अन्ना हजारे एंटी करप्शन मूवमेंट, 2012-13 निर्भया केस, उसके बाद लॉज को चेंज किए गए, 2020-21 शाहीन बाग फार्मर प्रोटेस्ट, जिसमें लगभग देश के 25 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और इंडिया में प्रोटेस्ट को इजाज़त देता है आर्टिकल 19, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। ये एक फंडामेंटल राइट, मतलब यहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। और इंडिया दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा स्टेबल है, उसके कुछ की डिफरेंसेस होंगे दूसरे कंट्रीज़ से। जैसे इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, फेडरल स्ट्रक्चर। जैसे इंडिया के पास पावर्स हायरार्की है, बड़ा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा और फिर सबसे छोटा। तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पावर सेंटर्स। और इंडिया के हिस्ट्री में डेमोक्रेटिक कल्चर ने बहुत रोल निभाया, हमारे पास लगभग 75 ईयर्स का डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस है। और सबसे मेन है इंडियन डिविडेंड, मतलब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। हमारे यहाँ कितनी भी प्रॉब्लम हो लेकिन ग्रोथ हमेशा बनी रहती है। और कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फैक्टर्स भी हैं, जैसे हर 5 साल में टर्म चेंज होना ही होना है, हर 5 साल में इलेक्शन होने ही होने हैं, और उसमें पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया जाना ही जाना है। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर रीजनल पार्टीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हर वर्ग अपने आप में कहीं ना कहीं हैप्पी रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नेपाल से कंपेयर करें इंडिया को, तो लगभग पिछले 17 सालों में 13 बार गवर्नमेंट चेंज हुई है। आप सोच सकते हैं 17 सालों में 13 बार, और जबकि इंडिया में 5 साल का टर्म पूरा होता ही होता है। बहुत रेयर इंसिडेंट रहा होगा जहाँ पे 5 साल कोई भी अपना प्रधानमंत्री पूरा ना कर पाया हो। जहाँ दूसरी कंट्रीज़ में मिलिट्री एक बहुत ही डोमिनेंट फैक्टर होती है, वहीं इंडिया में ये सेकेंडरी फैक्टर है। मिलिट्री कभी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करती है। तो अब बात करते हैं कि नेपाल की क्राइसिस का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो हो सकता है इंडिया नेपाल का जो बायलैटरल ट्रेड है, जो कि लगभग $8 बिलियन हैं, ऑब्वियसली एनुअली, वो थोड़े कम हो सकते हैं। इंडिया के लगभग 150 से ज़्यादा कंपनीज नेपाल में ऑपरेट कर रही हैं, और बॉर्डर ट्रेड डिसरप्ट हो सकता है। जैसा कि आपको पता है इंडिया और नेपाल के बीच एक ओपन बॉर्डर है, तो हो सकता है कि टूरिज्म सेक्टर भी इम्पैक्ट हो इससे, और वहाँ पे इंडिया के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो रिस्क पे हो सकते हैं, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है। पर कोई भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा जो इंडिया को लॉन्ग टर्म तक या काफ़ी हॉन्ट करे या हार्म करे। पर इसमें एक चीज़ है जो इंडिया को रिस्क पे रख सकता है, वो है चाइना इन्फ्लुएंस इन नेपाल। और इससे होगा ये, क्योंकि हमारे ओपन बॉर्डर है तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हो सकता है इंडिया में, और रीजनल स्टेबिलिटी को थ्रेट मिल सकता है। तो दोस्तों, इंडिया नेपाल की क्राइसिस से क्या सीख सकता है? तो सबसे पहली सीख हमें मिलेगी वहाँ की क्राइसिस से, वो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की वैल्यू। 17 साल में 13 बार गवर्नमेंट चेंज होना ये मजाक नहीं है, ये हाईली अनस्टेबल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को दिखाता है। दूसरा कि यूथ का एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। इंडिया दुनिया का इस समय हाईएस्ट पॉपुलेशन डिविडेंड पे बैठी है, मतलब सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग इंडिया में हैं इस समय बाय एज। तो सरकार को उनका ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, ताकि कल को ऐसी स्थिति इंडिया में पैदा ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि लगभग हर कंट्री में कहीं ना कहीं रिजीम को चेंज करने का सबसे बड़ा हाथ रहा है यूथ का। बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट होता है और वो बहुत बड़े प्रोटेस्ट बन जाते हैं, जिसमें फिर बाहर से फंडिंग और बाहर के पावर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बाद में अपने आप रिजीम चेंज हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक? कमेंट्स में बताइए, क्या इंडिया सच में ऐसे क्राइसिस से इम्यून है? और नेपाल की सिचुएशन पे इंडिया को क्या करना चाहिए? और आपको क्या लगता है हमारा डेमोक्रेसी कितना स्ट्रांग है? और अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।